बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमने नावल पढ़ना है, न्यू नावल स्टार्ट कर रहे हैं। वो हयात के सिलसिले, रिटन बाय नबीला अबर राजा। तो ये जो हमारा नावल है ये बेसिकली टू स्टोरी है। एक है हुरिया और उस्मान और एक है परवा और सलमान। तो इन दो कपल्स की ये कहानी है। आए पढ़ते हैं, आज स्टार्ट लेते हैं इस नावल का। तो आए पढ़ते हैं वो हयात के सिलसिले, रिटन बाय नबीला अबर राजा की फ़र्स्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वो एमल अब्दुल वाला नावल स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो 100 रह गए हैं। तो उसको जैसे ही आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, जैसे 3 के हो जाएंगे सब्सक्राइबर कंप्लीट, तो वैसे ही वो वाला नावल स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन स्टार्ट कर दूँगी। तो उसके लिए आप ये करें कि वो फिर जो चल रहा होगा वो फिर आपका डिसीजन होगा कि अगर आप कहेंगे कि जो कंटिन्यू नावल है वो उसको कंप्लीट किया जाए तो वो उसको कंप्लीट करके स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो पहले स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन यार जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो फिर मेरा ना इसके बाद एक थोड़ा सा लॉन्ग नावल स्टार्ट करने का प्लान है। वो मेरा मोस्ट फेवरेट नावल है, तो उसको फिर 5-6 दिन लग जाने, 1 वीक उस पर लग जाना है। तो फिर वो बीच में आ गया, फिर उस नावल का भी चाम ख़राब होगा और अगले वाले का भी। तो इससे बेटर है कि आप लोग जल्दी जल्दी पहले वो वाला कर लें कंप्लीट, अपने 3 के सब्सक्राइबर, और फिर हम वो वाला नावल पहले पढ़ लेते हैं एमल अब्दुल वाला, और फिर बाद में दूसरा पढ़ लेंगे। तो खैर पहले आए, पहले भी आज तो ये पढ़े स्टार्ट करें ना, वो हयात के सिलसिले, रिटर्न बाय नबीला अबर राजा, फर्स्ट एपिसोड। इन आँखों ने जो कुछ देखा, क्या देखा? ए दिल ये बता किस मुँह से कहें, इसी फिटे मुँह से। कुछ अपनों का नाता है, अगर कराबतदारी का इतने लिहाज से तो फिर ये शोर। बेहतर है यही खामोश हैं, किसने रोका है? जब कर ना सके हम इनसे गिला, हसरत इन गंजों में कहा, गैरों से शिकायत कौन करे, अब क्या करो? वली टेरेस पर झुका गुज़िश्ता 15 मिनट से दिल दोस्त अंदाज में यही गुनगुनाया जा रहा था, और तैमूर इसका संगी, इसका साथी बजाय दाद देने के दिल चले फिक्रे कस रहा था। बात ही ऐसी थी, बेचारे वलीद की आंखें फटी की फटी रह गई अशरफ अली की बहू पर जो नज़र पड़ गई थी, और ये नज़र ऐसी थी कि पलट कर वापस आने से इनकारी थी। अशरफ अली की बहू बस मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने से रह गई थी। अभी कुछ देर पहले वलीद ने साहिदा को बरामदे से लॉन तक चहलकदमी करते देखा तो तैमूर को भी आवाज़ दे डाली। अल्लाह, एक तो साजिदा ने ना बड़े उन्हें बारीक गुलाबी बारीक चोरचट के कपड़ों में मलबूस दुपट्टा बेनियाजी से गले में डाले। साजिदा को चंदा एहसास न था कि दो नौजवान लड़के से किन नज़रों से देख रहे हैं। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? हुरिया की आवाज़ पर वो दोनों बेख्तियार गड़बड़ा के और नज़रों के जावे को फ़ौरन दुरुस्त किया। हुरिया की नज़रें अभी तक साजिदा पर नहीं पड़ी क्योंकि वो इनके पीछे थी। कुछ नहीं, बस मौसम एंजॉय कर रहे थे। साजिदा को गड़ाप से घुसता देखकर दोनों ने सुकून का सांस लिया। वलीद की शुक्रगुजार मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। हुरिया की निगाहों में शक की कैफियत ज़रा देर के लिए लहराई, फिर वो मुतमिन होकर वापसी के लिए मुड़ी और फिर वहीं ठहर सी गई। वलीद और तैमूर ने निगाहों में एक दूसरे की तरफ इशारा किया तो वो अजीब सी मुश्किल में गिरफ्तार नजर आने लगी। मुस्तफ़ा इधर ही आ रहा था। संजीदा से मुस्तफ़ा के सामने इसकी यही कैफियत होती, जबकि वो दोनों भाई छेड़ छेड़ कर इसकी नाक में दम कर देते। छोटे से दिल की मालिक डरपोक सी हुरिया ने बड़ी अजीज़ थी। तीनों भाइयों की वो इकलौती बहन थी। बड़े भाई आदिल अपनी फैमिली के साथ बसिलसिला मुलाजमत कतर में मुकीम थे। वलीद का निकाह हो चुका था, तैमूर अभी तक कमा था, जबकि हुरिया की मंगनी भी 4 माह पहले मुस्तफ़ा के साथ हुई थी। हुरिया की शक वाली आदत से वो दोनों बड़े बेजार थे। टेलीफोनिक अफेयर्स की बेशुमार कहानियाँ वो मनो अन अम्मी हजूर के गोश गुजार कर देती। बाद में अब्बा हजूर की अदालत में तलबी होती तो इनके कूचे से रुसवा होकर निकलना पड़ता, जिस पर दांत पीसने के सिवा वो कुछ न कर सकते। अलबत्ता मौका मिलने पर हुरिया से बदला ज़रूर लिया जाता। मुस्तफ़ा वलीद और तैमूर के साथ अंदर जा चुका था। वो बानो की मदद के ख्याल से बावर्ची खाने में आके, जहाँ वो मुस्तफ़ा की आमद का सुनते अच्छे खासे इहतमाम में मसरूफ़ थी। चाय पीकर मुस्तफ़ा उठ खड़ा हुआ तो वलीद और तैमूर दोनों इसे गेट तक छोड़ने आए। साजिदा अपने शौहर के साथ गाड़ी में बैठ रही थी। वलीद ने ठंडी आह भरी तो मुस्तफ़ा ने इसे हैरत से देखा, जिस पर तैमूर ने निगाहों में से कुछ समझाते हुए साजिदा का मुख्तसर तारुफ करवाया। ये हमारे फर्स्ट डोर नेबर हैं। अधूरा सा तारुफ था, लेकिन मुस्तफ़ा ने ज़्यादा कुरेदा नहीं और बाय बाय करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। शाम ढल रही थी। परवा आंगन में सतून से टेक लगाए उदास निगाहों से गरूब होते सूरज को देख रही थी। इसके इर्द गिर्द बड़ी चहल पहल थी, पर इसके दिल में जाने की इतनी वीरानी और सुनाटा था। अम्मा भाग भरी वज़ू करके मगरिब की नमाज़ पढ़ने अपने कमरे की तरफ जा रही थी। इसी गुमसुम सा देखा और इसकी तरफ आ गई। बेटा रानी, अंदर आओ, अजान हो चुकी है, नमाज़ पढ़ लो। इन्होंने इसका हाथ पकड़ कर उठाया तो वो खाली खाली निगाहों से देख कर रह गई। फिर ध्यान आने पर धीरे से सर को इस बात में जंबिश दी। ठीक है, मैं वज़ू करके आती हूँ। वो दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती हुई सीधी वॉश बेसिन की तरफ आ गई। नमाज़ पढ़ने के बाद इसने बड़े खुशू खुजू से बाबा की दराजी उम्र की दुआ मांगी तो दिल में फैला सुनाटा धीरे धीरे दम तोड़ने लगा।
जब भी छुट्टियों में हवेली आती तो बाबा को ना पाकर इसकी यही कैफियत होती। अब भी इसे वापस आके इत्तला मिली कि बाबा साईं तो महीना भी दुबई गए हुए हैं। कॉलेज 10 दिन के लिए बंद थे, वो खुशी खुशी आई थी। यहाँ आके सारी खुशी उदासी में बदल गई कि बाबा साईं हमेशा की तरह गायब थे। जाए नमाज तय करके वो क्लास डोर के पास आ खड़ी हुई। इसका कमरा जदीद सहूलतों से आरास्ता और बड़ा ख्वाबनाक सा था। बाबा साईं इसके ज़ौक़ और आराम का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। इसे फूलों से इश्क था। ग्लास विंडो खोलते हुए बाहर सामने रंग बिरंगे फूल नज़रों को तरावट पहुँचाते थे। इसकी ज़िंदगी में हर चीज़, हर सहूलत की फरावानी थी। बस कमी थी तो बाबा साईं के प्यार की। वो शुरू से तरसती आ रही थी। इनकी मसरूफियात से समझौता नहीं कर सकी थी अब तक। पहले समझ और अक्ल नहीं थी, वक्त के साथ साथ वो हसास और समझदार हो गई थी। अब तो जहन में सवालात जन्म लेने लगे थे। वो बाबा साईं से पूछना चाहती थी पर इसकी नौबत ही नहीं आती थी। 6 माह से इसकी बाबा साईं से मुलाकात नहीं हुई थी। सिर्फ फ़ोन पर सरसरी सी बात हुई थी। इनकी तरफ से वक्त की कमी का उज़र होता और इसके दिल में बहुत सी बातों की हसरत रह जाती। ज़ारा का फ़ोन आने से इसके ख्यालात का सिलसिला दरम बरम हो गया। क्या कर रही हो? इसने छूटते पूछा। ठीक हूँ और कुछ भी नहीं करी, उदास हूँ, बोरियत हो रही है। अल्फाज के बरक्स इसके लहजे में कहीं भी बोरियत और उदासी का नामो निशान तक नहीं था। सारी उदासी कल्फत ज़ारा की आवाज़ सुनते उड़नछू हो गई। वापस आ जाओ ना, इसने बड़ी मिन्नत से कहा। ठीक है, मैं कल ही लदात के साथ वापस आने की कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं करनी बल्कि ज़रूर आना, वरना तुम जानती हो मैं कितनी बुरी आदमी हूँ। हाँ मैडम, हमें पता है कि तुम कितनी बुरी हो, आखिर को इतनी पुरानी दोस्ती है। वो बेसाख्ता हंसी थी जिस पर दूसरी तरफ मौजूद ज़ारा तब फिसी गई। दांत ना निकालो और जल्दी आओ, मैं सचमुच तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बड़ी बेचारगी से बोली। चलो ठीक है, अब फ़ोन बंद करो, मैं रात खाने के बाद मैं बैक कॉल करूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, जल्दी आना। ज़ारा आखिरी बार फिर बोली तो उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। बड़ी सरशार सी थी। ज़ारा से बात करने के बाद सारी बेजारी दूर हो गई थी। भाईजान, आपकी बर्थडे, मुझे तो ज़बरदस्ती ट्रीट लेनी है। नाइला लाड से इसके गले में लटकी गई। ट्रीट की बच्ची, तुम हर माह से मुझसे ट्रीट के नाम पर ठीक ठाक रकम ठग लेती हो। सलमान ने मसनूई खफकीसे से देखा तो मुंह बसोड़ने लगी। मैंने तो सारी फ्रेंड्स में शो मारी कि ज़बरदस्ती ट्रीट दूंगी। मेरे भाई ऑफिसर है, कोई मजाक नहीं। अब तो मेरे साथ आपकी इज्जत का भी सवाल है। अच्छा ठीक है, तुम जीत की। अब ज़रा अच्छी सी चाय तो पिलवाओ। सुबह से कुछ नहीं खाया, साथ कुछ खाने के लिए भी ले आना। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। वो फुर्ती से बाहर निकल गई तो सलमान हंस पड़ा। शाम को खौला पी और आसिफ भाई चले आए तो घर में छोटी मोटी सी दावत का गुमान होने लगा। सोनू और सनी पूरे घर में भागते दौड़ते फिर रहे थे। छोटा सा खुशो खुरम घराना अस्कर एलानी का था। सबसे बड़ी खौला, इसके बाद सलमान और सबसे छोटी नाइला थी। खौला शादीशुदा 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ के एजाज़ पर फाइज अपने घर में खुशो खुरम थी। अस्कर गिलानी को अपने होनहार और खुबरू बेटे पर बड़ा मान और गुरूर था। तीनों बच्चों की परवरिश सुलझे हुए माहौल में हुई, इसलिए असगर और समीना अपने बच्चों की तरफ से मुतमईन थे। पड़वा के कपड़े और दीगर सामान जीनत ने सुबह ही पैक कर दिए थे। वो जाने के लिए तकरीबन तैयार थी जब बाबा साईं का फ़ोन आ गया। मैं आ रहा हूँ, तुम वापस ना जाना। वो इसे कुछ सुनने का मौका दिए बगैर इन्होंने कॉल काट दी। तब से वो सोचो कि गिरदाब में फंसी थी। जीनत दोबारा इसके कपड़े वार्डरोब में रख चुकी थी। मुलाजिम भी सरगर्म नजर आ रहे थे। आखिर को हवेली के मालिक इतने अरसे बाद वापस आ रहा था। अम्मा भाग भरी एक एक को हिदायत दे रही थी। परवान ने अपनी निगरानी में दोबारा बाबा साईं का कमरा साफ करवाया। एक एक चीज़ को तनकीदी निगाह से देखा। किसी तरह तसल्ली नहीं हो रही थी। इसे बेचैनी से बाबा साईं की आमद का इंतज़ार था। सुबह से इसके साल नंबर पर ज़ारा के कई SMS आ चुके थे। तंग आकर पैमाना सबर लबरेज होने के बाद इसने कॉल की तो परवान ने कॉल रिसीव भी नहीं की। वो बाबा साईं से मिलने की खुशी में मगन ही सब कुछ भूल ली हुई थी। आहो जो बाबा साईं ने मुँह नहीं लाया सी तो उदों ज़ारा दी गल सुन के उदासी भी उन्हें हो गई सी तो उन्होंने आस लवाती कि मैं आनी भी तो हुण बेचारी इंतज़ार कर करके सुकर ही तो उन्होंने जवाब भी नहीं दे रही। पर वह मोहब्बत और रिश्तों की तरसी हुई लड़की थी। माँ की मोहब्बत और शफ़क़त क्या होती है वो इस एहसास से महरूम थी, क्योंकि ज़किया बेगम इसकी पैदाइश के 4 माह बाद इस तारे फ़ानी को खैरबाद कह चुकी थी। तब अम्मा भाग भरी ने इसे अपनी ममता भरे वजूद का सहारा हरारत बख्शी थी। शुरू से हॉस्टल्स में रही और पली बड़ी थी, ऐसे में बाबा साईं का वजूद बड़ा गनीमत था। वो टूट कर इनसे मोहब्बत करती थी। अम्मा भाग भरी और बाबा साईं दोनों इसके लिए बड़ी अहमियत रखते थे। बाबा साईं का थोड़ी देर पहले कबल फ़ोन आया था कि वो 15 मिनट में सखर पहुंचने वाले थे। तब से इसकी निगाहें गेट पर लगी हुई थी। 15 मिनट की बजाय आध घंटा और फिर 2 घंटे गुजर गए। इन्हें ना आना था ना आए। इनकी बजाय इनका खादिम और दस्ते रास्त नवाज चलाए। बाबा साईं एक ज़रूरी काम की वजह से लाहौर चलेंगे। इसने परवा के मायूस चेहरे से निगाहें चुराते हुए बताया। तब इसे अपने ऊपर कोई इख्तियार न रहा। वो भागती हुई मुड़ी और अपने कमरे में आकर रोना शुरू कर दिया। इसके बाद मेहमान खाने तक आ रही थी। नवाज़ और अम्मा भाग भरी ने एक दूसरे से यूँ निगाहें चुराई जैसे वही मुजरिम हो। नवाज़ अपने आप में अजीब सा महसूस कर रहा था। अम्मा भाग भरी बाहर चली गई तब नवाज़ का हाथ अपनी कमीज़ की ऊपरी जेब की तरफ बढ़ा, जहाँ से खूबसूरत नए मॉडल की कीमती सेलफोन का ऊपरी हिस्सा नज़र आ रहा था। वो इसे बाहर निकाल के नंबर डायल करने लगा, फिर राब्ता होने पर आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगा। देखो कितनी चवल हरकत की है। वो बेचारी इंतज़ार कर करके सूख गई थे। एंड टाइम पे उसने कह दिया जी कि मैंने बताया भी नहीं।
बच्ची इंतज़ार कर दी रही थे आप ना बाबा साईं ने मौत पा गई, बाबा साईं नहीं आए। आसमान पर आवारा बादल एक दूसरे के आगे भाग रहे थे। ज़रा बड़े गुस्से के आलम में इस गेट तक के चक्कर काट रही थी। इसे परवा पर बहुत गुस्सा था। 2 दिन से इसने सेल फ़ोन ऑफ़ किया हुआ था। नंबर पर जवाब मिलता, वो सो रही है या बाहर गई भी है। उसका दिल चाह रहा था कहीं से परवा आ जाए, वो इसे कच्चा चबा जाए। अपने ख़तरनाक इरादों का इजहार इसने बबांगे दहल सनापी के सामने किया। सचमुच बहुत बोर हो रही थी। सानिया, इरम और खुशबू भी गायब थी। तीनों शहर से बाहर छुट्टियां मनाने गई हुई थी। सनापी के इम्तहानात हो रहे थे। मुस्तफ़ा भाई जॉब में मसरूफ़ थे। मामा घर के धंधों में फंसी हुई थी। एक अकेली इसकी जान थी। शुरू के 2 दिन तो इसने ढेर सारी मूवीज़ और रसालों के दरमियान गुजारने की कोशिश की, फिर बेसुध रहा। सना इसका हाल देखकर हंसती और वो खसियानी सी हो जाती। हाय यार, कभी कभार होता है ऐसा कि बंदा अक जाता है, लेकिन मैं नहीं अकती। लेकिन कभी कभार ना ऐसा भी होता है कि मैं अपने फ़ोन से भी अक जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। एक बार आने तो इन चारों को, ख़ास तौर पर इस परबा का हशर नशर न किया तो नाम नहीं। वो अपने कातलाना अज़ाइम नई सिरे से तरतीब दे रही थी जब गेट के बाहर जानी पहचानी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इससे खुशगवार हैरत का झटका लगा। वलीद, तैमूर और हुरिया तीनों इसी तरफ आ रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू ज़ारा। हुरिया गर्मजोशी से इसके गले लगी तो हैरत की ज़्यादती से वो बेहोश होते होते बची। ऐन इसी वक्त मुस्तफ़ा भाई भी चले। सना कुछ देर बाद बरामद होकर नए सूट में मलबूस शादां फरहां थी और ज़ारा का हाल देखकर हंस रही थी। मुस्तफ़ा भाई इसे गिफ्ट देकर साथ लगाया तो इसे अपने आप पर गरूर होने लगा। सारा प्रोग्राम सना का था। इसने बाला ही बाला ज़ारा को सरप्राइज़ देने के चक्कर में ज़ारा को हर बात से लाइलम रखा। पर ज़ारा को अफसोस था कि इसकी एक भी दोस्त जन्मदिन पर इसके साथ नहीं। ज़ारा ने केक काट कर सबको अपने हाथ से खिलाया। हुरिया प्लेट में केक का छोटा सा टुकड़ा और चाट लेकर कदरे साइड पर होकर बैठ गई। वो तो अपनी शर्मीली फितरत की वजह से आ ही नहीं रही थी। अम्मी और सना के दबाव की वजह से इनकार की इसे जरूरत ही नहीं हुई। वो वापस उठने की तैयारी में थे जब सलमान नाइला के साथ आ गया। इन दोनों को ज़ारा की सालगिरह के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। ये नाइला थी जिसने शोर मचाया था कि सनापी की तरफ जाना। फिर सलमान को मुस्तफ़ा से ज़रूरी काम भी था। वो 2 दिन के लिए इस्लामाबाद आया था। मुस्तफ़ा से मिलना लाजमी था। नाइला को भी साथ ले आया। चलो, ऐसी चंगी भली पार्टी हो गई। सना का आइडिया था कि हुरिया को भी बुलवाएंगे। मुस्तफ़ा ने भी तायद की थी। फिर अब सलमान के साथ नाइला को देखकर मुस्तफ़ा को शर्मिंदगी सी हुई कि इन्हें भी कह दिया जाता तो अच्छा था। दोनों घरानों के देरीना ताल्लुकात थे। एक ही पड़ोस में रहने के बाइस मिलना जुलना भी था। फिर सलमान और मुस्तफ़ा इकट्ठे पले बड़े थे। दोनों ने CSS किधर के बाद इकट्ठे पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। मुस्तफ़ा की शक्ल भी CSS से विच होने कर लेंदी। दोस्ती और कुर्बत भी खूब थी, बल्कि अस्कर और समीना दोस्ती के इस रिश्ते को मजबूत रिश्ते में बदलने के ख्वाहां थे। अगरचे इन्होंने अमलन इसका इजहार नहीं किया, मगर दिल में तमन्ना बेपनाह थी। ये सलमान था जिसकी वजह से अब तक दिल की बात ज़ुबान तक न लाए थे। वो हाथ जो नहीं आता था, वो सना को बहू बनाने का ख्वाब देख रहे थे। मेडिकल के 4th प्रॉफ की तालबा सना इन्हें बेपनाह पसंद थी। शुरू से निकाहों के सामने पली पड़ी थी। आम लड़कियों की किसी तेज़ तरारी इसमें ना होने के बराबर थी। सलमान ने 2 टोक कह दिया था कि अभी इसके पास 2-2.5 साल तक पकनी। समीना माँ थी, इनके तो सारे अरमानों पर ओस पड़ गई। दर पर्दा इन्होंने अपना मिशन जारी रखा हुआ था। सलमान को राज़ी करने का, जो फ़िलहाल पूरा होता नज़र नहीं आ रहा था। सलमान और मुस्तफ़ा अपनी बातों में मगन थे। चारों लड़कियों ने अलग टोली बनाई हुई थी। वलीद तो ज़रूरी काम का कहकर चला गया, जबकि तैमूर ने वही महफिल जमा ली। तैमूर ने भी ना वैसे बुढ़िया ने बैठने की बहुत आदत लगती मैंने। ख़वातीन की मौजूदगी में इसने बोर होना सीखा ही नहीं था। देखिए मैं किया ना, बुढ़िया से ज़्यादा खुश रहता। एक से एक लतीफ़े सुना रहा था, शगुफ़त छोड़ रहा था। हंस हंस के नाइला के पेट में तो बली पड़ गया। हालांकि हुरिया कई बार खुद चुकी थी। निगाहों में सरसनिश कर रही थी कि अजनबी लड़के पहली बार इतनी बेतकल्फ़ी ठीक नहीं। पर वो तैमूर ही क्या जो मान जाता। चंगी भली टीठ हड्डी वाक़या हुई तैमूर भी। हुरिया अज़ान होने पर नमाज़ पढ़ने उठी तो वक्ती तौर पर यह गुफ्तगू का सिलसिला रुक गया। वो नमाज़ पढ़ने के बाद वापस आ रही थी। सामने मुस्तफ़ा को खड़ा देखकर ख्वामख़ाही इसके कदमों की रफ्तार सुस्त होगी। हुरिया, 1 मिनट मेरी बात तो सुने। मुस्तफ़ा ने इसे रोक लिया। इसने दुपट्टा माथे तक लिया हुआ था, कान भी ढके छुपे थे। इसे तो पहले से बढ़ के अच्छी लगी। कम ही कम आमना सामना होता था। मुस्तफ़ा की लाख कोशिश के बावजूद बात सलाम दुआ से आगे न बढ़ती। वो खैर चाहता तो कस्तन इधर उधर हो जाती। असल में शादी से पहले हुरिया को किसी किस्म की बेतकल्फ़ी पसंद नहीं थी। मुस्तफ़ा से आप जनाब के दायरे में रहकर बात करती। जी बोले। इसने ज़रा की ज़रा पलक की चिलमन उठा कर इसे देखा, फिर फ़ौरन निगाह चुरा ली। मुस्तफ़ा बड़े जज़ब से इसे देख रहा था। अच्छी लग रही हैं। बड़ा सादा सा लहजा था। ये कहकर वो इसके आगे से हट गया। नाइला ने हुरिया को पहली बार देखा था, वो इसे बहुत अच्छी लगी। ज़ारा, तुम्हारी होने वाली भाभी की आंखें कितनी बड़ी 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 और नशीली हैं। इसके कान में मुंह घसेट कर बोली तो ज़ारा इतराज़ सी गई। हाँ भाई, इन आंखों पर ही तो मरमिटे थे। इसने इंकशाफ किया। वाकई ऐसे लगता है, पर माफ़ करना, ये बड़ी सिंपल और बैकवर्ड सी लगती हैं।
जबकि मुस्तफ़ा भाई कितने अप टू डेट हैं और स्टाइलिश हैं। दिल की बात दिल में रखना नायला ने सीखा ही ना था, जो दिल में आता मुंह पे कह देती। ज़ारा को इसकी बात अच्छी नहीं लगी, फ़ौरन वजाहत करने लगी। मुस्तफ़ा आपी को हुरिया आपी की मुस्तफ़ा आपी वो सॉरी मुस्तफ़ा भाई को हुरिया आपी की इनफरादियत और सादगी ने तो मतवज्जा किया था, वरना एक से एक अल्लड़ मॉडर्न लड़की थी इनके हल्के में। ज़रा इन्हें देखो, कितनी बावकार और मासूम सी लगती है। छिछोरी लड़कियों वाली तो कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा मेकअप करने तो बहुत सी लड़कियों से अच्छी लगे, मगर ये खुद ही साथ की पसंद है और हमें तो हर रूप में अच्छी लगती है। ज़ारा भरपूर अंदाज में वकालत कर रही थी। नाइला को ब्रेक सा लग गया, वो चुप सी होगी। हुरिया और तैमूर इजाज़त लेकर चले गए। सलमान और नाइला इनके जाने के बाद भी उठे, काफ़ी देर बाद उठे। वैसे ही दुनिया वाले ना कहीं पे भी नहीं जीने देते। अगर कोई कुड़ी सादगी तो उन्हें ताना मार देना ना कि कुड़ी ना बैकवर्ड है, सादी है, पर्दा क्यों करती है, ये वो। तो कोई मॉडर्न ना हाई हाई हिंदू कपड़े पाने ढंग नहीं है, इन्नी लिबरल तो ये तो वो। नींदरा नहीं आंदियाँ तेरे बिना, नींदरा नहीं आंदियाँ, सारी रात लम्हा अंगड़ाइयाँ। वलीद को नसीबुल्लाह ज़्यादा ही भाने लगी थी। जब भी तो टेरेस पर लटका आवाज़ें बुलंद गा रहा था। तैमूर का भी अभी तक नज़ूल नहीं हुआ था, वरना वो भी सुर मिलाता, जिससे इसका सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। आंखें उलझ जाएं किसी से ना मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। साजिदा बाहर लॉन में आ चुकी थी। इसकी सुई किश्वर कुमार पर अटक सी गई। फिरोजी कपड़े, फिरोजी जूती के साथ गहरे रंग की लिपस्टिक में साजिदा अपने ऊपर नाजा और इतराई सी लग रही थी। वलीद हैरान होता था कि वह कपड़े के साथ सर से पाँव तक मैचिंग ढूंढ लेती है। दीगर कपड़ों की तरह फिरोजी कपड़े भी बारीकी में अपनी मिसाल आप थे। तैमूर की आवाज़ पर वो बेचारा उछल ही तो पड़ा और निगाहों से इसे देखा जैसे रंग में भंग डाल दिया, क्योंकि इसके आने से थोड़ी देर कबल इसकी गुनाहगार आंखों से साजिदा को साथ वाले आफाक आलम को निगाहों में इशारे करते देखा था। तुम क्या कर रहे थे? झक मारा था वो, मुँह सा बुरा सा मुँह बनाकर बोला। तुम्हें इसके सिवा आता ही क्या है? तैमूर साजिदा की बल खाती लंबी चोटी की जगह जिसे वो बड़े एहतमाम से बांधती थी खुले तराज बाल देखकर हैरान सा था। इसमें कोई शक नहीं था कि इसके बाल खूबसूरत थे। अब नीचे चलते। इसने वलीद के गले में बाजू डालकर घसीटा तो खुलाफे तो इसके साथ आ गया। साजिदा ने हर पासे आँख रखी, हर पासे नैन मटका लाया ने, पर वह अल्लाह तात के साथ निकलने की तैयारी में थी। भाग भरी ने खुद इसके बालों में कंघी करके बनाई चुटिया बनाई। बादाम का हलवा, ढेरों खुश्क मेवा चार तलवा कर इन्होंने रात अपनी निगरानी में जीनों से तैयार करवा दिया था। लाइट पल पर सुर में मलबूस वो हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही थी। अम्मा भागपरी ने इसे खुद से लिपटा लिया। आंसू छुर इसके आंखों से बहने लगे। अम्मा भागपरी भी हमेशा की तरह अब दीदा हो गई। आहनी गेट खुल चुका था। अलविदाई गाँव से हवेली के तरो दीवार को देखती वो काले शीशों वाली गाड़ी में आ बैठी। इससे पहले कि अल्लाह गाड़ी आगे बढ़ाता, सामने से आने वाली लैंड क्रूजर ने इसका रास्ता रोक लिया। वो परेशान होकर नीचे उतर आई। इसके मुकाबले नमाज खड़े थे। इसने अल्लाह के से कुछ कहा तो वो परेशान सा नजर आने लगा। बीबी साईं आप अंदर चले, हम फिलहाल नहीं जा रहे। वो इतना कहकर सवाल जवाब का मौका दिए बगैर नवाज के साथ लैंड क्रूजर में बैठ के इसकी परेशानी हद से सवा थी। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। वो बड़बड़ाती अंदर चली आई। तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, मगर मैं नहीं हूँ। आजा मेरी बाहों में आ। हाय मैं शर्म से मर जाऊँ। दिल में मेरे जो रहता है, कौन है वो बदकिस्मत? क्या तूने इसको देखा? नहीं बाबा, अभी तक ये हादसा नहीं हुआ। तैमूर के बच्चे चुप कर, जो मैं रियाज कर रहा हूँ। अच्छा मैं समझा आप फरियाद कर रहे हैं, अभी ठहरो तुम ज़रा। वलीद को जलाल में सामने पड़ा बैट नजर आया तो वो इसी को उठाकर तैमूर के पीछे भागा। वो सुधा हुरिया के पीछे जाकर छुपने की कोशिश करने लगा, जो खाना पकाने में लगी हुई थी। मैं कहता हूँ सामने आओ। वलीद बड़े जारहाना मूड में था। आप लोग बच्चों की तरह हर वक्त लड़ते रहते हैं, मैं अब्बू को बताऊंगी। हुरिया नाराज सी लग रही थी। ना ना मेरी स्वीट बहना, ये जुल्म ना करना, आइंदा हम नहीं लड़ेंगे, वादा? पक्का वादा। वो दोनों इसके दाएं बाएं खड़े हो गए। ए भाई मैं फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ। तैमूर ने वलीद को इतला दी। छिले मटर के दाने उठा उठा कर मुँह में डाला था। क्या सोचता है, अगर पता तो चले। वो इसकी आंखों से झांकती शरारत महसूस कर चुका था। मेरे पास 2000 हैं। 2000 में 20 मुर्गियाँ तो मिल ही जाएंगी। रोज़ाना 20 अंडे देंगी, महीने के 600 अंडे, और अगर मैं ये अंडे फ़रोख्त करूँ तो रोज़ के 120 रुपये, और सालाना ओ मेरे खुदा दौलत ही दौलत। मैं ऐसी मुर्गियाँ लूँगा जो बड़े साइज़ के अंडे देंगी। पर तैमूर साहब मुर्गियाँ रोज़ तो अंडे नहीं देती। वलीद ने इसे सुहाने ख्वाब से बाहर निकालने की कोशिश की। इसने सुनकर भी अनसुनी कर दी। मैं ऐसी मुर्गियाँ लूँगा जो हर वक्त अंडे दिया करेंगी। ओए हुए, तैमूर इरादे बहुत ख़तरनाक है। यानी इन्हें अंडे देने के सिवा कोई काम नहीं होगा। वो मज़े से बोला तो हुरिया ने वह मुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की। अच्छा पता है दांत साफ़ ना करने के क्या फ़ायदे हैं? वलीद की तरफ से नया सवाल है, पर तैमूर को समझ में नहीं आया, इसलिए सोचती निगाहों से देख कर बोला, मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है दांत ना साफ़ करने के फ़ायदे बताओ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तैमूर का अच्छा ज़्यादा ही लंबा हो गया।
सबसे पहले टूथपेस्ट की बचत, टूथब्रश की बचत, सबसे बड़ा फ़ायदा बताओ। मुझे नहीं पता, इसने हार मान ली तो वलीद ने एहसान करने वाली निगाहों से देखा और सबसे बड़ा फ़ायदा बताया। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दांत हसास नहीं होते, मसूड़ों से खून नहीं आता क्योंकि दांत बचते नहीं हैं। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना रोटी चबाने में दिक्कत ना बोटी चबाने की जहमत। आटा गूंद कर रोटी पकाने के बखेड़े से बचाओ, आटा घोलो और ग्लास में पानी मिलाकर पी जाओ। जिस रोज़ सब्ज़ी खाने का मूड हो, सब्ज़ी को देसी तरीके से पीस लो या जूस बनाकर पी जाओ। एक और फ़ायदा, मसरूफ़ रहोगे यानी बोरियत दूर करने का तेज़ बहदफ नुस्खा। हुरिया चावल दम देने के बाद इनकी तरफ मतवजह हुई। कितने गंदे आप, वाकई देखते सही उन्हें कैसा फ़ायदा दसिया ब्रश ना करंदा। हमारी बेवकूफ़ सी बहन, वलीद ने मुस्कुराती निगाहों से तैमूर को इशारा किया तो वो समझ कि दोनों इसे तंग करने के मूड में, तभी तो वो सिंक में पड़े बर्तनों की तरफ मतवज्जा हो गए। दोनों इक्को जे, एक ने अपना शेख चिली का कारोबार शुरू करना सी 2000 दी 20 मुर्गियां लैके, तो दूजे ने ना दांत ना साफ करके ना तो कहने फवायद गनवाते। दोपहर का वक्त था, हुरिया घर में अकेली थी। वलीद और तैमूर सुबह से गायब थे। छुट्टी का दिन था, अम्मी छोटी खाला की तरफ गई हुई थी। अब्बू कुछ दिन पहले शाहनवाज अंकल की तरफ जाने के लिए निकले थे। हुरिया सुबह जल्दी उठ गई थी। इसका इरादा तफसीली सफाई का था। अभी थोड़ी देर पहले फारिग होकर नहाई थी। अभी से ठीक ठाक किस्म की भूख लग रही थी। सुबह नाश्ते में 2 स्लाइस लिए थे। अब भूख से बुरा हाल था। थोड़ी देर पहले मेरा भी बड़ा बुरा हाल था। अभी मैंने शवारमा खाया, मेरे पास पड़ा भी हुआ है, सारा खाया नहीं गया। चावल पकाने के इरादे से इसने प्याज काट कर पतीली चूल्हे पर रखी, साथ मटरों का पैकेट निकाला। इतने में डोरबेल बजना शुरू हो गई। इसका ख्याल था शायद भाइयों में से कोई होगा, पर गेट खोलने पर जो सूरत नजर आई वो मुस्तफ़ा की थी। वो घबराहट सी की, फिर नाचारी से अंदर आने का रास्ता दिया। इसको ड्राइंग रूम में बिठाकर हुरिया ने सबकी गैर मौजूदगी की इत्तला भी दे दी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, एक बार फिर बेल गुनगुनाई। वो खुशी हो गई, ये यकीनन भाइयों में से कोई होगा। इसका क्यास था, पर अब की बार साजता थी। हेलो, आ गई फितना, फसाद दी जड़ ना घर आ गई। हुरिया आज तक इनके घर नहीं गई थी, ना साजदा कभी आई थी। कुछ महीने कबल साजदा जब ब्याह कराई तो अम्मी इस्लामी देने के लिए इनके यहाँ गई थी। इसके साथ से इनके अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए जब हामिद की शादी हुई तो वो बतौर ख़ास बारात के साथ भी गई थी। अपने घर में वो चलते फिरते नजर आ ही जाती। फिर आज इतने करीब से पहली बार हुरिया ने देखा। जदीद तराश का ये सूट इसने पहली बार पहना था। शर्ट का गला हंस पे रवायत आगे पीछे से इसे काफ़ी गहरा था। फिटिंग काबिल दी थी। शहर आने के बाद साजिदा ने बड़ी तेज़ी से शहरी रंग ढंग और जदीद फैशन अपनाए थे। हामिद तो इससे मरूब और दबा हुआ नजर आता। ताज़ा बनी भवों और फिशल में वो देखने की चीज़ लग रही थी। अभी जब वो इनके घर की बैल बचा रही थी तो इसकी आंखों में डोरे से तैर रहे थे। इसका ख्याल था कि आज छुट्टी है और वो स्मार्ट और शरीर सा लड़का घर पर ही होगा। मगर ये क्या, गेट खोलने वाली इसकी बहन थी। साजिदा गड़बड़ा सी की, फ़ौरन निगाहों के जाविये दुरुस्त किए। देखिए हाँ, जड़ी शरीर लड़के के पीछे आई है ना, ये बड़ी पहुंची शे, फसाद दी जड़ आ गई इन्हों के घर। हम देखो इन्हों के घर केड़े केड़े रंग लगते। आए भाभी अंदर आए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? इस वक्त साजिदा की आमद से किसी रहमत के फरिश्ते की मानद लग रही थी। हाय मैं तो की कमा, शैतान आया ताड़े घर, रहमत का फरिश्ता नहीं आया। वो सीधी से ड्राइंग रूम में ले आई। मुस्तफ़ा हुरिया के साथ एक अजनबी सूरत को देखकर एहतरामन उठ खड़ा हुआ। ये हमारे साथ वाले घर में रहती है, साजिदा हामिद नाम है। आप दोनों बैठकर बातें करें, मैं अभी आती हूँ। हाँ, दूर फिटे मुँह तेरे ते अपने मंगेतर के नाल नहीं, मसाई ना इदा के लच्छन वाली मसाई छड़ के चली। इदा दी कुड़ियां होंदियां जिहड़ियां अपनी ज़िंदगी आप ख़राब कर दियां। हुरिया बड़ी हल्की फुल्की सी होकर चाय के साथ दिगर लवाजमात तैयार करने लगी। आहो उन्होंने मौका दे फराहम कर, उन्होंने तन्हाई फराहम कर। थी तो बदअखलाकी कि इसने 2 मेहमानों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया, खुद किचन में आ गई। पर ये इसकी मजबूरी थी। बड़ी तेरी मजबूरी सी, एडी तो मेहमान नवाज रंदी नहीं। साजिदा ने बड़ी गहरी निगाह से मुस्तफ़ा का जायज़ा लिया। 2 पीस सूट में मलबूस अपने जासमिन नज़र नकूश के साथ पहली नज़र में उसे अच्छा लगा। खुद मुस्तफ़ा को भी अंदाज़ा हो गया कि आग लगाते हुसन की मालिक साजिदा से बड़ी तवज्जो से देख रही है। अंदर ही अंदर मगरूर सा हो गया। ऐसा नहीं था कोई खूबसूरत लड़की इसने पहली बार देखी थी, पर साजिदा जैसे शोलों को हवा देता हुसन इसने कम से कम पहली बार देखा था। नाम क्या आपका? खुद साजिदा ने तकल्लुफ़ की दीवार बनाने में पहल की। मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। और आप? मैं साजिदा। और बड़े तफाखर से बोली। इसके हुस्न में ख़ास किस्म की सरकशी और बेबाकी थी। मुस्तफ़ा को निकाह चुनाना मुश्किल हो गया। बहुत जल्द साजिदा ने अजनबियत की दीवारें गिरा दी। जब हुरिया चाय की ट्राली से मेरे अंदर दाखिल हुई तो वो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। तो मेरा दिल कर रहा है मैं हुरिया ने फैर मार दिया फड़ के ना, एडा भी कि पागलपन हो गया। इतनी भी तुम्हारी मासूमियत, इदा दी मासूमियत ना बंदा वैसे ही चौक च रख के अग ला दे। साजिदा की हंसी को तो ब्रेक लग गया। फिर मुस्तफ़ा ने बारी बारी हुरिया और फिर साजिदा को गौर से देखा। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो हैरान हुआ कि आज से पहले इसे फ़र्क नज़र क्यों नहीं आया। चाय पीने के बाद वापस चला गया। साजिदा भी बार बार घड़ी देख रही थी।
हुरिया अब तुम भी हमारे घर आना, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं तो ऐसे ही आई थी कि पड़ोसी से कभी कभार मिल लेना चाहिए, पछता रही हूँ कहीं देर क्यों कर दी। वो खलूस से कह रही थी। बेचारी हुरिया शर्मिंदा सी होगी। हाले बेचारी हुरिया ने आगे जाकर पता नहीं की होना। हामिद आज बहुत जल्दी सो गया था। साजिदा ने बड़ी नफरत से सोए हुए शोहर को देखा। 52 साल हामिद की उम्र जिसके चेहरे और बालों से झांक रही थी। शिकस्त खोर्दगी जिसके सरापे से आया थी, जबकि साजिदा चढ़ती नदी पुरशोर दरिया की मानी थी। 21 साल की थी, बमुश्किल भरे भरे रुखसार, गुलाबी आमेजिश लिए सुर्ख होंठ, नशीली आंखों समेत तो बहुत सौ के होश उड़ा सकती थी। अशरफ अली का घर आना बरसों से इस कॉलोनी में आबाद था। इनका क्रॉकरी का छोटा सा कारोबार था। इन्होंने बड़ी मेहनत की और लाखों में खेलने लगे। जब वो फौत हुए तो इस वक्त हामिद का इस कारोबार को बड़ी कामयाबी से चला रहा था। अशरफ अली को बेटी की तरफ से बड़ी परेशानी थी। इसकी एक टांग में पैदाइशी नुक्स था बेटे की तरफ से। अतिया बेगम इनकी शरीक हाथ इस गम को सीने से लगा अगले जहां सुधार गई। यही गम इनके दिल का भी नासूर बन गई। इसी चक्कर में बेचारा 42 साल हामिद 42 साल का होने को आया था, पर अभी तक इसके सहरे के फूल नहीं खिले। किसी को भी इसका ख्याल नहीं था, अगर था तो सिर्फ सलमा का, इसकी माजूरी का, इसकी गुजरती उम्र का। कभी किसी ने इससे नहीं पूछा कि तुम्हें किस बात की सजा मिल रही है। अब तो इसके दोस्त भी मजाक करने लगे कि कब सहरा बांधोगे। इनके लंगोड़िए दोस्त का बेटा 14 वर्ष का था, मुराद शेर था। अदनान के साथ ही घोड़े पर चढ़ना बैठना। माओ को बहू लाने के बड़े अरमान होते हैं, फिर इसकी अम्मा ने तो कभी ऐसे अरमान का भूले से भी जिक्र ना किया। हमेशा सलमा के बारे में नसीहत की, किसी को भोले से भी इसका ख्याल नहीं आया। सलमा हामिद से पूरे 12 वर्ष छोटी थी, तभी इतनी लाडली थी कि अशरफ को बेटे का ख्याल ही नहीं रहा। इन्होंने हामिद से ज़्यादा बेटी को मोहब्बत थी, जिसका एहसास सलमा को भी था। साजिदा वालिदैन के इंतकाल के बाद ढलती उम्र में इसकी ज़िंदगी में खुशगवार झोंके की मानीदा है। साजिदा के साथ इसकी शादी दूर पर एक रिश्तेदार ने करवाई थी। साजिदा का नंबर 9 बहन भाइयों में तीसरा था। अल्लाह, अड्डा कुंबा होएगा तो फिर अद्दा दे बंदे ना सुटना। घर में गुर्बत का बसेरा था। ऐसे में हामिद का रिश्ता किसी नेमत गैर मरतब से कम ना था। जहेज के नाम पर इसने एक पाई तक ना ली, बल्कि उल्टा शादी के खर्चात के नाम पर ठीक ठाक रकम साजिदा के बाबा को दी। साजिदा दिल से इस रिश्ते पर राजी न थी। मारे मांदे इसने हामिद का साथ कबूल किया। वो सरकश नदी थी और हामिद ढलती छाँव था। ब्याह के शहर में आते इसने बड़ी तेज़ी से खुद को यहाँ के माहौल में ढाला। इससे अपने हुस्न की ताकत का पूरी तरह एहसास था, तो नुमाइश करने में वो हर्ज नहीं समझती थी। सोए हामिद की तरफ इसने करवट ले ली और कदरे दूर खिसक गई। हामिद का मुँह दूसरी तरफ था। वो आंखें बंद किए ख्यालों में बड़ी दूर तक निकल गई। मुझे बारिश अच्छी लगती है, मगर सिर्फ तुम्हारे साथ। बरसती बारिश में हमारी शादी हो, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें देखता रहूँ। अयाज़ की आवाज़ इसके पास ही तो गूंज रही थी। अयाज़ इसके बचपन का साथी, फिर जवानी की अव्वलीन ख्वाब जो पूरा न हो सका, और इसके लालची माँ बाप ने इसे इस बूढ़े के हवाले कर दिया। गुस्से से इसके लहू में आग सी दहकने लगी। इसने पास पड़े जग से पानी ग्लास में अंडेला और पीने लगी। फिर आग सर्द होने की बजाय और भी तेज़ी से झील फैलने लगी। हामिद से नफरत में भी इजाफा होने लगा। नफरत तो आग से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। फिर किसी का ख्याल इसे सरशार कर गया। मुस्तफ़ा की सताइश निगाहें इसके लिए किसी नशे से कम न थी। फिर आफाक आलम की हालत इसे गरूर सा होने लगा। फिर भरे लबों पर ख्वाबनाक मुस्कुराहट निकलने लगी। दादियाँ होंगी जड़ी अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया भी आप ही ख़राब कर दी थी, आखिरत भी आप ही ख़राब कर दी है। ठीक है, चलो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, बुरा किया, लेकिन अब तो तुम्हारे साथ जो हो गया, अब तो अपने महरम के साथ तुम वो मुखलिस रहो ना। सलमान ने यूनिफॉर्म पहनकर दोबारा रिवॉल्वर का चैम्बर चेक किया। अंदरूनी खलफशार से इसका खूबरू चेहरा सुर्ख हो रहा था। महमूद बाबा रिश्ते का कह रहे थे, इसने इशारे से इन्हें मना कर दिया। नाश्ते का कह रहे थे, इसने इशारे से इन्हें मना कर दिया। हमीद जोखियों के ठिकाने तक पहुंचने में इसका जहन मुसलसल सोचों में गलता हूँ पहचान रहा। वादे के मुताबिक वो अकेला ही आया था। अपनी हिफाजत के ख्याल से सिर्फ एक सर्विस रिवॉल्वर इसके पास था। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते इसका अपने माथे से कहना था कि बड़े फ़ायदे के लिए छोटे मोटे नुकसान को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। फिर जलाम पेशे लोगों की फितरत इस पर आश्कार थी। इन्हें ज़ुबान और वादे का पास होता है, इसी यकीन के सारे वो यहाँ बेखौफी से चला है। हमीद चौखिया बड़े इत्तेफाक से मिले, जैसे बहुत गहरे दोस्तों। मुजरम ना पुलिस वाले बड़े इत्तेफाक ना मिल रहे हैं जी। इस वर्दी के वक़ार का तुमने ख्याल रखा, इसलिए मुझे पसंद भी हो। हमारी और कानून की कभी नहीं मनी, मगर मैं तुम जैसे ऑफिसर की इज्जत करता हूँ। सलमान पहलू बदल कर रह गया। अब असल बात की तरफ आते हैं। अगर तुम चाहते हो कि हमीद जोखिया खुद को कानून के हवाले करके अपने जराइम का इतराफ़ कर ले, तो इसके लिए तुम्हें मुझसे एक डील करनी पड़ेगी। फिर ये डील सिर्फ हम दोनों के दरमियान होगी, कोई तीसरा नहीं। वो अपनी बात कहकर इसका रद्दअमल इसके चेहरे पर तलाश कर रहा था। कौन सी डील? सलमान हैरान हुआ। वो डील ये है। इसने सलमान के ऐन सर पर धमाका किया और फिर धीरे धीरे बताने लगा। मैं सोचूंगा। इस जैसे मजबूता साहब का मालिक भी लम्हा भर को गड़बड़ा गया। हमीद जोखिया ने बात ही ऐसी की थी। सोचने पर पाबंदी नहीं है। याद रखना, तुम्हारी पुलिस फोर्स भी मिलकर मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। नमाज इस दौरान बड़ी खामोशी से दोनों के चेहरे को उतार चढ़ाव को देखता रहा। वो बड़े चौकन्ना अंदाज में मुस्तैद खड़ा था। हमीद जोखियों ने तीते नहीं देने का फैसला कर लिया।
इतने में उधेड़ उम्र मुलाजिम खाने से लदी फंदी ट्राली ले आया, फिर सलमान के ने लाख इसरार के बावजूद किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, किसी चीज़ को नहीं चखा सवाए चाय के। चाय भी ना पीता भावें तेरे हमीद जोखियों ने चाह विच कुछ मिलाया कर डंगरा। हमीद जोखी उसके साथ गाड़ी तक आया, नहीं मिलाया, चला गया सलमान वापस। मेरी बात ध्यान में रखना, वो सलमान से नरमी से बोला जो हरगिज़ इसका अंदाज न था। इसे किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर हंसी आ गई। जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह जिसके एक इशारे पर बेगुनाह लोगों को खून में नहला दिया जाता था, वो इसे दरख्वास्त कर रहा था जो लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखता तो इनकी रूहें फना हो जाती। आज इसका सर झुका हुआ था। तो क्या वो इसकी बात मान ले या फिर अपनी ताकत पर भरोसा करे? ये भी तो हकीकत थी कि कानून नाफिज करने वाले अदारे अब तक इसका कुछ ना बिगाड़ सके पाए थे। इसका हर जुर्म कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत था। वो हाथ चिकनी मछली की तरह फिसल जाता। कई बार हमीद जोखियों से सामना होता, वो किसी फाते की शान से सर उठाए गुजर जाता। ये बात तयशुदा थी कि अगर वो बसाते खुद को कानून के हवाले न करता तो इसके गिर्द को भी पाना मुश्किल था। सलमान को बतौर ख़ास इस केस के लिए नामजद किया गया था। तो फिर मान ला डील, जेडे तूनू उनके बारे में विश्वास है कि तू नहीं फड़ सकता, तो फिर अपने पे तुम्हें नहीं ट्रस्ट था भाई, उसकी डील मान लो, कर ला कॉन्ट्रैक्ट। फिर 4 माह से वो इस मामले में हर मुमकिन हरबा आजमा चुका था। इसके खास बंदों को तोड़ने की कोशिश की, सब कोशिश आएगा की। अब इसे साफ नजर आ रहा था कि इस मिशन में नाकाम होगा। सखर में इसका ये आखिरी केस था, क्योंकि पोस्टिंग ऑर्डर्स आ चुके थे। वक्त निकाल के वो इस्लामाबाद भी गया। मुस्तफ़ा से जिक्र किया कि शायद मुश्किल का कोई हल निकला, पर सब बेसुध तदबीर नाकाम। रात को इसने मुस्तफ़ा को फ़ोन किया, जो खुद आजकल एक बड़े केस में काम कर रहा था। मुस्तफ़ा पहले कुड़ियाँ तो ताड़ लवे, वो भी शादीशुदा, बाद चो मुस्तफ़ा अपने केस से भी काम कर लवे। इसी में फंसा हुआ था सलमान। काफ़ी देर हमीद जोखियों की केस फाइल को असर देखता रहा। एक एक पॉइंट को नोट किया, मगर कोई काबिल जिक्र बात सामने नहीं आई। हमीद जोखियों ऐसे तो ऐसे ही सही, काश तो मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत रखते तो कभी भी ये बात न कहते। हाय हाय, 1 मिनट यार, ये क्या चढ़ गया मेरे ऊपर? इतना बड़ा मच्छर चढ़ गया था, मुझे लगा कि शायद कोई कीड़ा है। दफ़ा होना, चले पड़े। खैर तुम्हारी मर्जी। सलमान के लबों पर पूरी स्टार से मुस्कुराहट खेली थी। जब वो सोने के लिए बेड पर लेटा तो फैसला कर चुका था। एला भी हो गया फैसला सलमान दा। वो जब बेरहम फैसला, क्योंकि हमीद जोखी और इससे वाबस्ता किसी भी शख्स के लिए इसके दिल में कोई भी नरम गुस्सा नहीं था। देखिए वाबस्ता शख्स में लगता हमीद जोखियों ने बड़ी धी देनी है। जो लोग दूसरों के जिक्र के टुकड़ों को अहमियत नहीं देते, इनके दिल में अपनी औलाद के लिए मोहब्बत क्यों आ जाती है और क्यों कर आ जाती है? औलाद तो वालिदैन के लिए बड़ा इम्तिहान होती है, और हमीद जोखियों की यही औलाद से इम्तिहान में डालने वाली थी। सलमान गिलानी की गिरफ्त में आए बड़े बड़े बेरहम घबरा जाते थे, और हमीद जोखियों जैसे ज़माना साज इस पर यह फैसला कभी कभी अच्छों से भी गलती हो जाती है। और हमीद जोखियों ने अपनी ज़िंदगी में एक ही बड़ी गलती करनी थी, तो कर ली उन्हें। नवाज कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमीद जोखियों तमाम इंतजाम मुकम्मल होने के बाद अभी तक मुतमिन नहीं था, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद नवाज के पास आकर जायज़ा लेने लग जाता। जो ही सलमान की गाड़ी धूल उड़ाती हवेली के गली दरवाजे की गेट की तरफ बढ़ी, फिज़ा कोयलों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मकामी रवाज के मुताबिक ये भी खुशी मनाने का अंदाज था। सलमान नीचे उतरा तो हमीद जोखियों खुद इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। इसकी हमराही में वो अंदर आया, जहाँ शानदार मेहमान खाने में कुछ अजनबी सूरतें भी मौजूद थी। वो वहीं सोफे पर बैठ के इसके तरफ शायद दाएँ साइड पर हमीद जोखियों, तो जो बहुत खुश लग रहा था। सलमान ने अपनी रूनी हालत पर काबू पाया, जहाँ तलातम सा बरपा था। अभी कुछ देर में वो हमीद जोखियों जैसे खूनी दहशत करता दामाद बनने वाला था। देखिए मेरा शक सही निकला, मैं हमीद जोखियों ने बड़ी बेटी ना ब्याह कराना सी। इनके दरमियान यही तय पाया था, अगर सलमान इसकी बेटी से शादी करके तहफ़्फ़ुज़ दे देता तो वो बखुशी खुद को कानून के हवाले कर देगा, अपने तमाम जराइम का एतराफ़ कर लेगा। बस इसे अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ दरकार था। हमीद जोखियों का इस दुनिया में परवा के सिवा कोई नहीं था। वो सब मर खपके थे। जराइम की राह पर खार राह में कदम रखने के बाद इसे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि इसके बाद परवा बेसाहिबा हो जाएगी। वो शायद ये फ़ैसला न करता अगर इस पर यह होलनाक इंकशाफ ना होता। डॉक्टर इसकी रिपोर्ट्स भी एक बात कह रही थी, इसे थ्रोट कैंसर है। अल्लाह, हमीद जोखियों ने भी सही जोखा च पाया उन्होंने सलमान नू। इधरों भी बच जाना, मतलब कि सदा सूं भी नहीं कट्टनी पैनी, अगे जाके चित्तर ही खाने ने। थ्रोट कैंसर है, पुलिस की कस्टडी दे विच दी मौत हो जानी है, मतलब पुलिस वाले कोई फ़ायदा नहीं होना। लेकिन अगर तो चित्र पैणगे ना जाके। हमीद जोखियों के पास वक्त कम था। अब तो इसकी हालत भी इस बीमारी का ऐलान करने लगी थी। इसके पास सिर्फ 3-4 माह थे। वापस आकर इसने सलमान को ऑफ़र की, वो सोच में पड़ गया। हमीद जोखियों ने इसके ख़ानदान के बारे में तहकीक की, इसे वो हर लिहाज से परवा के लिए काबिल नज़र है।
इसे पता था कि इसके मुखालफों को इसकी बीमारी के बारे में पता चल जाए तो वो खुशी की शादियाने बजाएंगे और इसके सारी हमायतों को गाजर मूली की तरह काट देंगे। परवा इसकी वाहद औलाद होने के नाते इसके मुखालफतों के अताब का निशाना भी बनती। इसके बाद जाने इसका क्या हशर होता है। इसी बात ने इसे सलमान के सामने झुकने पर मजबूर किया। इसकी बेखौफी, सच्चाई, ख़ानदानी शराफत हमीद जोखियों को भाई वो ये डील करके इसने जुआ खेला था। इसे यकीन था सलमान गिलानी धोखा नहीं देगा, ना अपने कॉल से फिरेगा। परवा इसके पास महफूज रहेगी। परवा ने सारी ज़िंदगी हॉस्टल्स में गुजारी थी। इसकी रजामंदी के बाद ही वो हवेली आती और कड़े पहरे में लौट जाती। इसके नज़दीक इसके बाबा से मसरूफ़ तरीन कारोबारी शख्सियत थे, दहशतगर्द, टेररिस्ट। सलमान गिलानी हमीद जोखियों के केस पर काम कर रहे थे। इसे सलमान के बारे में सब पता था। इसके घर वाले इस्लामाबाद में मुकीम थे। वह सुलझे हुए मिजाज का मुखलिस और फर्शनास नौजवान था। इत्तफाकन इन दोनों का सामना हुआ तब भी न जाने की उम्मीद जोखियों के दिल ने आरज़ू की ये इसकी परवा का मुकद्दर बन जाए। तो उम्मीद जोखियों ने कर ली डील। फिर तब वो खुद इससे मिला। बेखौफ और दलेली सलमान के मिजाज का तुरा इम्तियाज़ था। वैसे बिल्कुल भी मरूब नहीं हुआ। फिर अमीर जोखियों के जहन ने नई करवट ली। इसने नवाज से मशवरा किया, फिर इसके बाद सलमान से बात की। इसने सोचने की मोहलत मांगी, फिर कुछ शराइत के बाद राज़ी हो गया। अब इसी के नतीजे में हवेली में बैठा सख्त अंदरूनी खलफशार का शिकार लग रहा था। घर में किसी को कुछ पता न था। वो यहाँ अमीर जोखियों की बेटी से निकाह के लिए तैयार बैठा था। आहो घर तेरी माँ ने आंदे ऐसे सना वास्ते उम्मीदां बनियां हुई जी चौथे प्रॉफ च डॉक्टर बनने वाली फ्यूचर डॉक्टर के बारे में, तो तू जोखियों की कुड़ी लैके चला जा, तेरी माँ दसेगी तेन स्वाद। इसने साफ खुले लफ्ज़ों में वाज़ह कर दिया था कि फ़िलहाल किसी के इल्म में लाए बगैर वो निकाह कर रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को हमवार करेगा। इसके बाद अपनी सहूलत और आसानी के मुताबिक अपनी मनख्वाह को रुखसत करवा कर ले जाएगा। हो सकता है कि इसके घर वाले मुखालफत करे, वो एतराज़ कर सकते थे। एक मुजरिम की बेटी को बतौर बहू कबूल करने से इनकार कर सकते थे। कुछ भी हो सकता था। हमीद जो कि सुनकर चुप रहा। फिल वक्त इसके सामने यही मकसद था कि किसी तरह जल्द से जल्द परवा सलमान गिलानी की बीवी बन जाए। इसके बाद वो सुकून से मर तो सकेगा। हाले भी ना अपने सुकून ना मरन की परवाह है। पहले बंदा तो करतूत ही ना करे के बाद जिंदगी तो मुश्किल हुई है, तो पिछलियां दी जिंदगी तो मौत दोनों मुश्किल औखियां हुई हों। हमीद जोखियों का चेहरा वो सलमान के तहफ़्फ़ुज़ में होगी। वो अपनी इज्जत की तो हिफाजत ज़रूर करेगा, पर वह महफूज हाथों में होगी, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी तय पाए। हमीद जोखियों का चेहरा खुशी से चमक रहा था। इन दिनों वो बेपनाह तकलीफ से गुजर रहा था, मगर आज वो सारी तकलीफ़ों को भूला हुआ था। जो किसी दूसरे का चिराग बुझाते थे आप जिंदगी उन्हें से फूल वाली सेजी किदा हो सकती। अम्मा क्या कह रही हैं आप? हैरत की ज़्यादती से मुझे तकने लगी। बेटा तुम ये कपड़े पहन लो, वक्त कम है, तुम्हारी तैयारी का इंतज़ार है। बस मालिक तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहते हैं। अम्मा भाग भरी रसान से इसके हाथ थाम कर पिचकारते बोली। इसने दूसरा सवाल नहीं किया, वो कपड़े इनके हाथ से ले लिए। इतने बामासाई भी आगे परवा की आंखों के कटोरे आंसुओं से लबरेज हो गए। हमीद जोखियों ने इसका सर सीने से लगा लिया। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो सारी हसरतें पूरी करती, तमाम अरमान निकालती। खैर रुखसती पर सारी कसर निकल जाएगी। हमीद जोखियों की बेटी की शादी धूमधाम से होगी, सारा गाँव देखेगा। वो खुद को यकीन दिला रहा था। तो बचेगा तो गाँव देखेगा ना। मालिक तुम्हें बहुत सी खुशियाँ देगा। वो इनके सीने से लगी रो रही थी। यार दूसरों की औलादों का ये लोग ख्याल नहीं करते कि जब अपने गलत कामों में, तो हुण अपनी अपनी औलाद का कितना दुख लगता। ठिठक तो वो इसी रोज़ गई थी जब नवाज अचानक हवेली और बाबा साईं की आमद का बताया। माहौल कुछ रोज़ से वैसे भी पूरी स्टार सा था। अब सुबह वो युक्ता खुला जब अम्मा भाग भरी ने ये इत्तला दी कि इसका निकाह हो रहा है। ज़िंदगी के इस मोड़ के बारे में इसने सोचा तक न था कितनी जल्दी आएगा। एक अजनबी को इसके तमाम तर इख्तियारात सौंपे जा रहे थे। इसकी शक्ल और नाम तक से वो नावाकिफ़ थे। बेदिली से इसने बेशकीमत अरूसी सूट जेबतन किया। सुक्खा माँ भागभरी के साथ इसके ख़ानदानी जेवरात का नफीस बॉक्स खोले बैठी थी। एक एक करके तमाम जेवरात इसे पहनाएगी। शहर से बतौर ख़ास लाएगी। ब्यूटिशियन इसे मेहंदी लगा चुकी थी। वो मेहंदी सूखने के इंतज़ार में बेड से टेक लगाए बैठी थी। सुक्खा ना महसूस अंदाज में इसका जायज़ा ले रही थी। न जाने कि उसे वडेरी पर तरस आ रहा था। जीनू ने डेक लगाया हुआ था, जो ऊंचे सिरों में खुशी के नगमे बजा रहा था। परवा के दिल में खौफ और अंदेशे थे। इसने अपने दिल को टटोला जहाँ नाउमीदी काले नाग की तरह फन पकाड़े बैठी थी। सुक्खा जीनू से सरगोशी में कह रही थी, मैं बीबी साईं के शौहर को देख कर रही हूँ, बड़ा गबरू जवान है, काफ़ी मगरूर लग रहा है, पर हमारी बीबी भी कम नहीं। जीनू इसके जवाब में बोली तो सुक्खा ने भी तायीद की। मुबारक हो, मुबारक हो। जूही सलमान ने साइन की मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगी। हमीद जोखियों ने उठकर इसे सीने से लगा लिया। मेरी बेटी बहुत मासूम है, से कोई दुख न देना। हमीद तुम कितने घरों के चिराग गुल करके ये बात कह रहे हो, मेरी बेटी को दुख न देना। दूसरों को बेकरार दुखों के समंदर के स्पुर्द करके ये बात तुम्हारी ज़ुबान से बहुत तमस्कनाने लगती है। वो सिर्फ सोच सका। तू सोच ला, आपा तो कह दिता ना भाई, दूजिਆਂ ਨੂੰ दुख दे के कहने कि साडी औलाद खुश सुखी रहे, तो इदा तो नहीं होता ना। सलमान तू सिर्फ सोच, हम तो कहते हैं भाई, हम डरते हैं हमीद जोखियों से। कमरे में जो लोग बैठे थे एक एक करके उठ के तब अम्मा भाग पड़ी सलमान के पास आई। आप अपनी दुल्हन से मिलें और देख लें।
इस वक्त यहाँ इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। हमीद जोखिया पहले उठकर चुका था। सलमान ने माँ भाग भरी का बेतासुर चेहरा देखा, फिर इसके साथ हो लिया। तेरी मेहरबानी सलमान, शक्ल देख आई ओदी, बूथी देख आई, नहीं तो फिर तू जो तेरे इरादे लग रहे हैं ना, तो फिर बाद विच जाके ना उसी कुड़ी नूं पसंद करके बह जाना, तो तेन पता ही नहीं होना मेरी बुढ़ी है। रिवाज के मुताबिक परवा का चेहरा घूंघट की आड़ में था। ऐल एक तो जो घूंघट कढ़ लेंदियां ना कुड़ियां, मतलब यार हुण कोई अगे इदां दा फिटे मूँह बंदा आवे कि जेह्ड़ा घूंघट चुक्कन दा भी गवारा ना करे, ते रह गईयां ना कुड़ी ने मुंडा देखे ते मुंडे ने कुड़ी देखी। अम्मा भाग भरी से यहाँ छोड़कर उल्टे कदमों लौट गई। सलमान ने कचटती सी नज़र हमीद जोखियों की बेटी पर डाली। निकाह में हमीद जोखियों की ख्वाहिश पर मामूली सा हक महर लिखवाया गया था। सलमान का हाथ कोट की जेब से नहीं गया। हक महर ना रख के ले आया होना। 1000 के नोटों की गड्डी इसने परवा के करीब कुछ कहे बगैर रख दी। इसे अपनी मनगोहा चेहरे देखने की ना ख्वाहिश थी, ना आरज़ू, ना ही कोई दिली ताल्लुक इससे बनाना चाहता था। सो इसने इस रिश्ते को भी डील के तौर पर कबूल किया था। जिसका खामोशी से हुआ था, इसी खामोशी से लौट गया। अम्मा भाग भरी तू कराला घूंघट, ना पिया के घूंघट चौक ली होता। परमा ने भी सलमान का चेहरा नहीं देखा। एलो पै गया। वो तो घुटनों में मुँह दिए थी, इस वक्त से मुसलसल रो रही थी। सलमान के कदमों की आहट इसे साफ महसूस हुई। अम्मा भाग भरी ने इसे बताया कि वो आ रहा है। जाते कदमों की आहट इसकी समातों से दूर हुई तो इसने सर उठाया। नोटों की गड्डी सामने पड़े देखकर जाने को इसे ताज्जुब सा हुआ। ये इसके निकाहनामे में लिखवाया हक महर था। इसके हमसफर ने अदा करने में देर नहीं की, बड़ी जल्दी की थी। देखा मालिक ने कितना सोना गब्बरू दूल्हा ढूंढा मेरी बेटी के लिए। अम्मा भाग भरी ने अपने तेईस के साथ शरारत की परवाह का शेरा बेतासुर रहा। वो कुछ सोच रही थी। इसकी सोचों की तह तक उतरना कम अज़ कम अम्मा भाग भरी के बस की बात नहीं थी। अम्मा भाग भरी घूंघट का डाला परवाह तो होना चौक के बह जा, मुँह दुहाई भी दे दी तू ही। यार माफ़ कर दो ना। परमा ने इसके आगे हाथ छोड़ दिया, पर ज़ारा का मूड ठीक ना हुआ। परवा कल वापस आई थी और आते साथ ही सबसे पहले ज़ारा को फ़ोन किया। आज वो इसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। ये मेहंदी कब लगाई तुमने? ज़ारा नाराज़ी गुस्से भूल भाल के इसके मेहंदी लगे हाथों को मशकूक निगाहों से घूरने लगी। तो फौरी तौर पर परवा से कोई जवाब ही न बन पड़ा। कहीं तुम्हारी मंगनी तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसने सर नफ़ी में हिलाते हुए ज़ोरों शोर से तरदीद की। ज़ारा के अचानक सवाल से वो घबरा तो वो भी गई थी, फिर अपने हमसफ़र के बारे में क्या बताती? कौन है, कैसे, क्या करता है? ना तो बाबा साईं अम्मा भाग भरी ने इसे बताया था, ना खुद इसने पूछने की ज़रूरत समझी। ये सब इतना अचानक हुआ कि इसे कुछ मालूम करने का वक्त ही नहीं मिला। ऐन निकाह से 2 घंटे पहले से बताया गया कि आज इसकी शादी है। फिर इसका शौहर इसके पास और इसके देखे बिना वापस चला गया। हक महर की रकम वापस रखकर क्या सितम ज़रीफ़ी थी। परवा ने इसे देखा तक ना था। चूड़ियों की तरह इसका चोरों की तरह इसका निकाह हुआ। ना कोई धूमधाम, ना कोई शोर शराबा, अजीब गोरख धंधा था। अब ज़ारा के सवाल इसे घबराहट में मुब्तला कर रहा था। वो तो गांव में एक शादी थी, इसलिए वहीं मेहंदी लगाई है मैंने। इसको जवाब सूझ ही गया। वाह, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है। मुझे ज़रा फाइल पर उतारने दो। मुस्तफ़ा भाई की शादी पे काम आएगा। कब है मुस्तफ़ा भाई की शादी? हुरिया भाभी के अगले महीने एग्ज़ाम है, इसके बाद ही होगी। अरे हाँ, याद आया, हमारी भी डेट शीट आज ही कब में आने वाली। वाकई? हाँ, सब कह रहे हैं। वक्ती तौर पर गुफ्तगू का रुख मुड़ गया तो पर भी सब भूल भाल कर इम्तिहानात की परेशानी में खो गई। मुस्तफ़ा भाई हुण हुरिया नाल ब्याह करदा लगदा नहीं मैनू। वादे के मुताबिक हमीद जोखियों ने बेटी के निकाह के ठीक 16वें दिन खुद को कानून के सपुर्द कर दिया। ये 16 दिन इसने बहुत ज़रूरी काम निपटाने में गुजारे। तमाम रकम और असासे परवा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए। इसके लिए इस्लामाबाद में घर खरीदा। नमाज के ज़रिए इंटीरियर डेकोरेटर से डेकोरेट करवाया। इस काम के लिए इसने पैसा पानी की तरह बहाया। आहो लाला, सारा पैसा बाद चो हुकूमत ही तवील च चला जाना पुलिस वालियां दे। अपनी वसीयत लिखी, परवा के नाम ख़त लिखकर अपने तमाम जराइम के बारे में बताया। सलमान से डील का जिक्र किया। इन तमाम कागजात को इसने लॉकर में रखवाया और चाबी नवाज़ को दे दी। इन कागजात में परवा का निकाहनामा भी था। मेरी मौत के बाद सब परवा को दे देना, इसने नवाज़ को हिदायत दी। इसने बड़े सुकून से अपने एक जुर्म का इतराफ़ किया। इसे अब कोई खौफ न था, क्योंकि डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक इसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी थी। हमीद जोखियों को कड़ी निगरानी में रखा गया था। सलमान ने इसकी गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसकी प्रमोशन हो चुकी थी। सखर में इसका आखिरी दिन था। अपने यहाँ काम के दौरान इसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जो इसके नसीब में लिखी। हमीद जोखियों की गिरफ्तारी आसान तो ना थी। अब इसे इस्लामाबाद जाकर इख्तियारात संभालने थे। अपनी इस कामयाबी में बहुत खुश था। नायला तो इसके पीछे पड़ गई। भाईजान, अब तो बहुत ज़बरदस्ती ट्रीट देनी पड़ेगी। आखिर को SP बन गए। नायला दुनिया कितनी दुनिया ने चांदते पहुँच देना। नायला ने ऊपर ट्रीट आदि पई रहनी। अच्छा लालची लड़की, दे दूंगा ट्रीट। इसने जान छुड़ाई। समीना ने अपने कड़ियल जवान बेटे को बड़े प्यार से देखा और नजर बद से बचने की दुआ की। नज़र तो लग गई। हमीद जोखियों को पुलिस कस्टडी में 1 माह से ज़ायद हो चुका था। अखबारात में इस खबर को आने से रोक दिया गया और पूरी राजदारी बढ़ती जा रही थी। इसके गले की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी।
नवाज ने परवा को अमीर चौकी के कहने के मुताबिक ही बताया कि कारोबारी मसरूफियत की वजह से लंदन में तवील अरसे तक काम करेगा। इस एक महीने के दौरान परवा की बाबासाई से कोई बात नहीं हुई। हाँ, नमाज के जरिए इनकी खैरियत की इत्तला मिलती रहती। परवा के एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, इसके साथ ही इसके हॉस्टल में रहने का जवाब भी है। इस बार नमाज से खुद लेने आया। गाड़ी जाने पहचाने सखर के रास्तों की बजाय इस्लामाबाद की सड़कों पर घूमती रही और बिलाकर खूबसूरत से मकान के काले गेट के आगे रुक गई। नवाज, क्या है ये सब? ये मम्मा जल्द से जल्द हल करना चाहती थी। बीबी से यहीं खड़े खड़े सब पूछेंगी। इसने वक्त की नज़ाकत का एहसास दिला तो परवा शर्मिंदा सी इसकी हमराही में अंदर आ गई, जहाँ बजरी की रविश के दाएं बाएं बड़े खूबसूरत पौधे एक कतार में लगे थे। अम्मा भाग भरी की शफकत भरी बाहों ने इसका इस्तकबाल किया। हैरत के इस झटके से वो बमुश्किल संभली। बीबी साईं, ये घर आपके नाम पर वडेरा साईं ने खरीदा ताकि आने जाने की जहमत से बचें। रिजल्ट के बाद आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना ही है, इसलिए इन्होंने आपको ये सरप्राइज़ दिया, नवाज ने मुख्तसरन बताया। कितना खूबसूरत घर है ये। ज़ारा, खुशबू, इरम और सानिया कितना खुश होंगी। परवा बहुत मसरूर नज़र आ रही थी। अम्मा भाग भरी ने सुकून का सांस लेके मुश्किल मरहला भी सर हुआ। परमा ने दूसरे दिन ज़ारा और बाकी दोस्तों को खबर सुनाई तो सब ने से ट्रीट मांगी। बुध की शाम सब इसके यहाँ जमा थी। परवा, तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है, इंटीरियर डेकोरेशन तो गज़ब की है। सानिया ने इसकी तारीफ़ की तो वो खुशी से निहाल हो गई। ये सब मेरे बाबा की चॉइस है, इसने फ़ख्र से बताया। यार, तुम्हारे बाबा साईं से मुझे मिलने का बहुत शौक है, कभी मिलवाओ ना। ज़ारा ने इश्तियाक दिखाया तो वो एकदम ही उदास नजर आने लगी। वो ज़्यादातर कारोबारी दौरे पर बाहर ही रहते हैं। अब भी इंग्लैंड में जब यहाँ आएंगे तो ज़रूर मिलवाऊंगी। पर वह इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो? इरम ने मकाना से सवाल किया। मेरे बाबा साईं का कोई बहन भाई था ही नहीं। अम्मा के एक भाई थे, वो भी हयात नहीं, और मैं थी ही इकलौती, सदा से अकेली और तन्हा। इसकी आवाज़ भीग गई तो ज़ारा ने इसे साथ लगा ली। क्यों, तुम अकेली हो? हम हैं ना। मेरी मामा तुम्हें बेटियों की तरह नहीं चाहती। मुस्तफ़ा भाई तुम्हें मुझसे कम समझते हैं। सनाए पे का रवैया तुम्हारे साथ बड़ी बहन वाला नहीं है। ज़ारा की डांट पर मुस्कुरा रही तो माहौल का बोझलपन दूर हो गया। अब कल तुम सबको आना, सारा दिन इकट्ठे गुजारेंगे, बल्कि मुझे शॉपिंग पे भी करनी है। मिलके जाएंगे तो मज़ा भी आएगा। क्यों सानिया, इरम? इसने बाकियों से भी तायीद चाहिए तो इन तीनों ने माजरत कर ली, पर ज़ारा ही क्या जो सानी से मान जाती, राज़ी करके दम लिया। दूसरे रोज़ 10 बजे के करीब ज़ारा सानिया के साथ आदम की वो एक किताब में खोई भी थी। मुझसे जहाँ में कोई नादान भी ना हो, करके जो इश्क कहता है नुकसान भी ना हो। ख्वाबों से दिल नवाज हकीकत नहीं कोई, ये ना हो तो दर्द का दरमा भी ना हो। महरूमियों का आज तक हमने गिला नहीं किया, लेकिन ये किया कि दिल में अरमा भी ना हो। क्या पढ़ा जा रहा है? सानी ने इसके हाथ से सादुल्ला शाह का मजमुआ कलाम मुझे बादल उठा लाए तकरीबन छपटा। तुम लोग कब आए? वो बेड से उतरे। अभी अभी, जब आप शेर व शायरी में खोई हुई थी। वैसे कोई और तो चक्कर तो नहीं? जब से गांव से आई बदल गई, उदास उदास रहना, अलमिया शायरी पढ़ना। रोना यही तो है, इसे चाहते हैं हम, ऐसा साथ जिसके मिलने का इम्कान भी ना हो। सानी ने इसी जगह से किताब खोली जहाँ से परवा पढ़ रही थी। इसने बड़े स्टाइल से शेर पढ़ के शरारती निगाहों से इसकी तरफ देखा तो पजल सी होगी। तुम बहुत फजूल हो। खिफत छुपाने के लिए इसने रुख मोड़ लिया और अलमारी से कपड़े निकालने लगी। यार, सदर चलते हैं। सुना है स्टाइलों पर बड़े खूबसूरत जूते आए हैं। सानिया का आइडिया था ये। ठीक है, तुम्हारा क्या इरादा है परवा? ज़ारा ने तायद करके इसकी तरफ देखा तो वो गायब दिमागी से सर हिलाकर रह गई। यार, जा रहे हो तो देखो ना, कोई स्टाइल हो तो। कोई बहुत ही चंगी जुतियाँ हुई हैं तो फ़ोटो खींच के लेना, मैंने भी दिखा देना। वैसे तो मैं ऑनलाइन देख लूँगी, लेकिन देख लेना तुम लोग भी जाकर ज़रा मेरे लिए। हाय हाय, फिर बगैरत मच्छर आ गए। गाड़ी ज़ारा ड्राइव कर रही थी, हालांकि पापा और मुस्तफ़ा भाई की तरफ से सख्त पाबंदी थी। फिर भी गंदी औलाद ना मजाना सवाद को मंदी नहीं। पर परवा के पोर्च में खड़ी क्रीम कलर की बेलिनो देखकर इसका दिल मचल गया। परवा ने चाबी मांगने पर कोई सवाल जवाब नहीं किया। अंधा किया चाहे दो आंखें, वो खुशी खुशी ड्राइविंग सीट पर बैठी। रावल रोड तक तो छोटी मोटी बेकायदगियों के साथ इसने ड्राइविंग कर ही ली। फिर इससे आगे जाने के अलावा स्टीयरिंग इसके काबू में नहीं रहा। गाड़ी बदमस्त हाथी की तरह झूमती आगे जाने वाली टैक्सी से टकराई, फिर दाएं साइड पर एक मार्गला को टक्कर मारी। ज़ारा ने चीखें मारते हुए आंखों पर हाथ रख ली। यही हाल इन बाकियों का था। इस वक्त इन्हें होश आया जब एक पुलिस एहलकार ने दरवाज़ा खोलकर इन्हें बाहर आने की हिदायत की। देखते सही, गड्डी चलानी ने चीखा मार के खते हाथ रख ले। दो और फिट्टे मुँह तो चालां दे। अच्छा खासा मचवा लग गया। टैक्सी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा, पर सच शुक्र के ड्राइवर सवारी महफूज थे। मार्गला को मामूली से नुकसान हो, मगर दोनों गाड़ियों के ड्राइवर गुस्से और कीना तोस निगाहों से इन्हें देख रहे थे। बिगड़े घरों की लड़कियां, ये पैसे वाले तो किसी को कुछ समझते नहीं। गरीब लोग तो इनके नज़दीक मक्खी की तरह है। कानून सिर्फ गरीबों के लिए। जब ड्राइविंग करनी नहीं आती तो क्या ज़रूरत है लोगों जिंदगियों के साथ खेलने की। जितने लोग खड़े थे तरह तरह की बातें कर रहे थे। ज़ारा डरते डरते नीचे उतरी। ऐन इसी वक्त सलमान वहाँ से गुजरा तो रश देख कर रोक किया। गाड़ी की हालत खुद बता रही थी कि इसके साथ क्या हुआ। गाड़ी साइड पर रोक कर वो सूरत हाल जानने के लिए आगे बढ़े तो ज़ारा को रोते पाया कदरे हैरान हुआ। ट्रैफिक सार्जेंट इसे पहचानता था। मुख्तसरन इस सारे किस्से वाक़े का खुलासा बताया। सलमान ने टैक्सी वाले को नुकसान भरा मार्गला को लेकर फारिग किया
और फिर इनकी तरफ मतवज्जा। बस ज़ारा इससे सामने पाकर मुतमिन हो चुकी थी। इसने सख्त निगाहों से चारों लड़कियों को देखा। ये गाड़ी किसकी है? इसने ज़ारा से सवाल किया। जवाब सानिया की तरफ से है, इसकी। इसने हाथ से परवा की तरफ इशारा किया। अल्लाह सलमान ते परवा दा टाकरा हो गया, लेकिन दोनों ने नहीं पता मैं क्या सी ना घुटना कोट के बैठ उन्होंने नहीं पता कि मेरी बीवी खड़ी मेरे सामने, तो उन्हें नहीं पता कि मेरा बंदा खड़ा। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? वो बराह रास्त परवा से मुखातिब होते उसकी रूह फना होगी। ये ज़ारा चला रही थी, मैं नहीं। इसने अपनी जान छुड़ाई। अगर टैक्सी के साथ किसी इंसानी जान को नुकसान पहुंचता तो मैं आप लोगों को कभी माफ़ ना करता, मगर आइंदा इस तरह की लापरवाही में बर्दाश्त नहीं करूँगा। शाम को मुस्तफ़ा की तरफ आऊँगा। नहीं नहीं सलमान भाई, ऐसा मत कीजिएगा, वो तो मुझे बहुत डांटेंगे। आई स्वेर आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। वो मिन्नतों पर उतर आई तो सलमान कुछ ढीला पड़ा। आप गाड़ी में बैठे, मैं फ़ोन करता हूँ ताकि गाड़ी गैराज भिजवाई जा सके। इसने चारों को अपनी गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया। चारों ने चार वो आ बैठी। ज़ारा अब भी डर रही थी। इसने सानिया के घर का एड्रेस बताया और इरम परवा के साथ वहीं उतर गई। वो वापस चला गया तो इसने सुकून का सांस लिया। परवा की गाड़ी का ठीक ठाक नुकसान हुआ था। ज़ारा इससे भी शर्मिंदा थी, मगर परवा ने नरमी से टोक दिया। तुम मेरी दोस्त हो, ये छोटे मोटे नुकसान में खास अहमियत नहीं रखते। आइंदा ऐसी बात करके मेरी तौहीन ना करना। ज़ारा इसकी गले लगी तो परवा की सारी खफ की हवा हो गई। अल्लाह वडेरा साई दी वडेरी थी नू ना एडे छोटे मोटे नुकसान ना की फ़र्क पैना। ज़मान अली अच्छे खासे इशा की नमाज़ पढ़कर लौटे। हुरिया से दूध गर्म करने को कहा। वो टीवी लाउंज में बैठी ड्रामा देख रही थी। इसी वक्त हुक्म की तामील में बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। दूध लाकर टेबल पर रखा। ज़मान सोफे पर से टेक लगाए, आंखें बंद की नींद दराज पड़ती इसने आवाज़ दी, अब्बू अब्बू दूध गर्म कर दिया मैंने। इसने पास जाकर हिलाया। जवाब ना पाकर अजीब से एहसास होने पर इसने अल्लाह इनके कंधे पर हाथ रखा। मैं लगता अब्बू जी गए। अब्बू अब्बू अब के वो ऊंची आवाज़ में बोली। वो सोफे की बैग से नीचे इनका सर बैग से नीचे ढलक किया। हुरिया के लबों से बेसाख्ता चीख बेसाख्ता थी जिसने सारे घर को दहला दिया। वलीद और तैमूर अपने अपने कमरों से निकला। इनके पीछे पीछे हवास पाख्ता सफ़ूरा बेगम थी। वलीद इसी वक्त डॉक्टर तारिक को लेने चला गया। इसने ज़मान साहब का चेकअप किया। इसके चेहरे पर फ़िक्र की परछाइयाँ साफ देखी जा सकती थी। इसने बारी बारी इन चारों के चेहरों पर देखा। बेतासुर लहजे में बोला, ये अब नहीं रहे। हुरिया को खबर ही नहीं हुई कब वो होश से बेगाना भी वलीद ने इसे अपनी बाहों में ले लिया। ताज़ियत करने वालों की रोज़ अच्छी खासी तादाद होती थी। मुस्तफ़ा के घर वाले रोज़ ही आते। पड़ोस से हामिद और इसकी बीवी भी चले जाते। साजिदा तो इन सबको खूब दिलासा देती। इसके नरम लहजे में जादू सा था। सफ़ूरा बेगम इसे पसंद करने लगी थी। ज़मान साहब की मौत के शुरू दिन वो हद से ज़्यादा निढाल थी, तो ये साजिदा थी जिसने कह सुनकर इन्हें खाना खिलाया, दवा दी, उनका सर दबाया। एक दिन वो नहीं आई तो उन्होंने इसकी गैर मौजूदगी को बुरी तरह महसूस किया। दूसरे रोज़ वो आई तो उन्होंने इसके नहाने का गिला किया। इदा दी औरतां होंदियां जिहड़ियां ना इदा दे गंद घर वड़ के ना तो बाद चो आप ही नुकसान चुकदियां। ज़ारा और सना को भी इसकी फुर्ती पसंद आई थी। वो बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह हर काम में हिस्सा ले रही थी। जिंदा दिल, शौक और हंसूर साजिदा इन सबको ही पसंद आई। इसकी यही खूबियाँ अब खुली थी। उस्ताद बीच बीच में आता रहा। वो बड़े सलीके से चाय पानी का पूछती। अब वो भी इसका नोटिस लेने पर मजबूर हो गया। तो पहले दिन ही ले लेता सी ठर का आदमी। साजिदा से ठीक ठाक पे तखल्लुफ़ हो चुकी थी। पुलिस कस्टडी में हमीद जोखियों की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। अब तो खाना खाने पानी पीने में शदीद दिक्कत होने लगी। इसकी हालत के पेश नज़र डॉक्टर को दिखाने का फ़ैसला किया गया तो इसने सख्ती से मना कर दिया। इसे मौत के फरिश्ते के कदमों की हर दिन ब दिन करीब होती महसूस हो रही थी। इसकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह सलमान परवा को रुखसत करवा के ले जाए। इस रोज़ अपनी नाजुक हालत की बदौलत नवाज़ से बात करने की इजाज़त मिल गई और इन दोनों के दरमियान आखिरी गुफ्तगू थी। नवाज़, मेरी डेड बॉडी इंतहाई राजदारी से मेरी आबाई गाँव लेकर जाकर दफना देना। परवा को पता नहीं चलना चाहिए। इसका जज्बातीपन इसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है। बाद में से पता चल जाएगा, तब तक शायद इसे सब्र आ जाए। मेरे बाद इसका हद से ज़्यादा ख्याल रखना। तुम मेरे वफ़ादार और मरते दम तक वफ़ादारी निभाना। मैं तुमसे यही तवक्का रखूँगा। आज हमीद जोखी हद से ज़्यादा जज्बाती हो रहा था। मेरी मौत के बाद जितना जल्दी हो सके सलमान को रुखसती पर आमादा करके परवा को इसके घर भिजवा देना। वो वहाँ होगी तो मेरी रूह को भी सुकून में होगी। एक बाइज़्ज़त शख्स की बीवी बनकर वो महफूज हो जाएगी। जितना जल्दी हो सके ये काम करना। मेरे पास वक्त नहीं, कम है। बोलते बोलते इसका सांस उखड़ने लगा। इसने नवाज़ से राब्ता मनक़ता कर दिया। सलमान को हमीद जोखी की मौत की इत्तला दे दी गई थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मर चुका है। अपने जराइम की सज़ा भुगते बगैर वो इस दुनिया से चला गया। इस बात का सलमान को बेपनाह सदमा था। कितनी मुश्किल और पापड़ बेलने के बाद उसे कानून के शिकंजे में लाने में कामयाब हुआ था। यहाँ तक कि अपने वालिदैन और ख़ानदान के लम्हे लाए बगैर एक कातिल खूनी दहशत की अलामत हमीद जोखी की बेटी से शादी कर ली। वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था इस राज के इंकशाफ के बाद क्या हो सकता है। माशरे में इसकी हैसियत थी। माँ बाप का ख़ानदानी निजाबत में कलाम ही न था। वो आला तालीम याफ्ता, स्मार्ट, खूबरू एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। और हमीद जोखी की बेटी जिसकी इसने शक्ल तक ना देखी थी, जाने कैसी थी। क्या इसके घर वाले बतौर बहू इसे कबूल कर लेंगे? अभी तक इसने इस बारे में एक लफ्ज़ तक लबों से नहीं निकाला था। हाय हाय।
वो खुद कौन सा इसके फ़राक में मरा चाह रहा था। निकाह के बाद हक महर की रकम इसके पास रख कर निकला है, इसका चेहरा तक ना देखा। बारहा इसने अपने दिल को टटोला जहाँ मोहब्बत और उल्फत का तसव्वुर तक ना था। हमीद जोखियों से इसने जो वादा किया था इसकी वजह से वो फंस चुका था। जाने हालात किस करवट बैठने वाले थे। फिलहाल तो हमीद जोखियों की अचानक मौत ने से शदीद गम और गुस्से से दो चार कर दिया था। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश नमाज के हवाले कर दी गई और वो अपने आका की वसीयत के मुताबिक इसके आबाई गाँव लेकर जाकर दफना भी आया। हमीद जोखियों की कब्र पर कोई कतबा तक न था। पहचान के लिए सहाने की तरफ नमाज ने 4 ईंटें जोड़ दी थी। ये भी हमीद जोखियों का हुक्म था कि इसकी कब्र पर कोई कतबा न लगाया जाए। इस पूरे काम के दौरान नमाज चौकन्ना रहा कि कोई इसका ताक़ुब तो नहीं कर रहा। लाश कब्र के सुपुर्द करने के बाद मुतमिन था कि इसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरा कर दी। सफ़ूरा बेगम हो यार सफ़ूरा बेगम जल्द से जल्द हुरिया के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहती थी। फिर मुस्तफ़ा के घर वाले ज़मान साहब की मौत से भी पहले शादी का तकाज़ा कर रहे थे। अब तो इन्हें सुपुर्द खाक हुए भी 2.5 माह से शायद हो चुके थे। सरसिया बेगम ने फ़ोन पर सरसरी सी बात छेड़ दी और सफ़ूरा ने इन्हें घर आने की दावत दे दी। रसिया तो नहीं सी, ना तो कुछ होर सी। चल जेड़ा भी इन्होंने नाम अगे पीछे कर देने। वलीद और तैमूर से मशवरा किया। इनका इरादा वलीद और हुरिया दोनों की शादी करने का था, क्योंकि घर में गूंजते सन्नाटे से इन्हें खौफ महसूस होने लगा था। वलीद और तैमूर भी तो जैसे हंसना भूल गए तरह ही। हुरिया तो पहले गमगो थी, अब कोई बोलता तो जवाब देती, वरना चुपचाप कामों में मसरूफ़ नजर आती। वक्त ने जो ज़ख्म लगाया वो आहिस्ता आहिस्ता ही भरना था। सही बात है यार, इस तरह का जो ज़ख्म लगता है वो सब्र आते आते ही आता ना। मुझे लगता है बारिश शुरू हो गया। नमाज सर चुका यूँ परवा के सामने बैठा था जैसे असल मुजरिम वही हो। परवा के आगे झूठ बोलते बोलते वह थक चुका था। जैसे अब कुछ देर पहले इसने कहा था कि मालिक का इंग्लैंड में एक हादसे में इंतकाल हो चुका। लाश मश्क होने के बाद वहीं दफना दी गई है। तब से परवा रोए चाह रही थी। अम्मा भाग भरी की हालत और भी नगुफ्ता बह थी। वो आए रोज़ बीमार रहने लगी थी। मालिक की मौत की खबर से और भी ढह गई थी। नवाज असल बात इसे बता चुका था। भाग भरी के दिल में पहले बेइंतहा बोझ था। इस सदमे को सहारना ना कम अज़ कम इसके बस की बात न थी। तभी तो हमीद जोखियों के बाद इसने भी परवा का साथ छोड़ दिया। हमीद जोखियों और अम्मा भाग भरी की मौत के दरमियान सिर्फ चंद दिन का वक्फा था। अब नवाज को अपनी जान की फिक्र सताने लगी, क्योंकि वह हमीद जोखियों का खास बंदा था। अब परवा का मखदूश मुस्तकबिल मुँह फाड़े इसके सामने खड़ा था। अम्मा भाग भरी की दम से वो परवा की तरफ से कुछ हद तक बेफिक्र था, पर अब ये सहारा भी छिन चुका था। इससे पहले कि हमीद जोखियों का मुखालफों को किसी भी किस्म की आसानी मैसर आती, परवा का सलमान के घर पहुँचना नागज़ीर था। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अपना टास्क जल्द से जल्द पूरा करें, ये 3K सब्सक्राइबर्स वाला, ताकि फिर हम वो ML अब्दुल वाला भी नावल स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।